लद्दाख का बर्फीला बेस कैंप और -15 डिग्री तापमान, यहाँ दो लोग उपस्थित हैं। आर्यन एक क्वांटम फिजिसिस्ट जो मानता है कि विश्व सिर्फ डेटा और कोड पर चलता है, और जोया एक आर्कियोलॉजिस्ट जो प्राचीन ग्रंथों की ऊर्जा पर काम कर रही है। आर्यन के लिए संभाला सिर्फ एक झूठ, एक भ्रम है जिसे वो अपने गैजेट से सही साबित भी कर देगा। लेकिन जोया जानती है कि विज्ञान की सीमाएं जहां से समाप्त हो जाती हैं, संभाला वहीं से शुरू होता है। 1 लाख लोग बिना किसी युद्ध या आपदा के एक ही रात में पूरी तरह से लुप्त। घरों में दीपक जल रहे, दरवाजे खुले थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं बचा था। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हिमालय के गूगे साम्राज्य की सच्चाई है। रूपकुंड लेक में मिले अलग अलग डीएनए वाले कंकाल इसी पहेली का एक हिस्सा है। आज हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं, बल्कि एक ऐसा डायमेंशन है जिसे आज का क्वांटम साइंस भी समझने की कोशिश कर रहा है। हम सिर्फ गूगे के खाली शहर की बात नहीं करेंगे, हम नाजी मिशन, चिंतामणि स्टोन की ऊर्जा और टाइम लूप के उन फैक्ट्स को भी आर्यन और जोया की इस स्टोरी के माध्यम से डिकोड करेंगे जो आम तौर पर आपको कभी बताई नहीं जाती है। तो चलिए सीधे इस वीडियो में आगे देखते हैं। 15वीं सदी तक तिब्बत का गूगे साम्राज्य एक बेहद उन्नत शहर था। लगभग 1 लाख लोग यहाँ रहते थे। फिर अचानक रिकॉर्ड से इसका नाम पूरी तरह से मिट गया। जब आधुनिक रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो सब कुछ खाली था, लेकिन शहर उजड़ा नहीं था। मंदिर सुरक्षित थे, घर सुरक्षित थे। आमतौर पर माना जाता है कि कोई बड़ी बीमारी या फिर सूखा पड़ा होगा, लेकिन आधे अधूरे रास्ते और ताजे जले हुए दीपक यह बता रहे थे कि लोग कुछ ही समय में वहां से गायब हो गए थे। वहां इतनी शांति थी और कोई भी संघर्ष के, लड़ाई के निशान नहीं थे। तो आखिर लोग गए तो गए कहां? आर्यन इसे एक सामान्य पलायन मानता है, लेकिन जब उसने अपने उपकरणों से शहर के नीचे स्कैन किया तो डेटा कुछ और ही बात कर रहा था। शहर के नीचे एक 2 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें मिली। ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं थी, इन्हें बाकायदा डिजाइन किया गया था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जाते समय इन सुरंगों को जानबूझकर तोड़ दिया गया था, बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया था। जोया ने जब इन सुरंगों को मैप किया तो एक और अजीब पैटर्न सामने आया। इन सभी सुरंगों की दिशा सीधे कैलाश पर्वत की ओर थी। आर्यन का डेटा भी दिखा रहा था कि उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड असामान्य रूप से काम कर रही है। क्या गूगे शहर के लोग किसी सुरक्षित डायमेंशन की ओर शिफ्ट हो गए थे? इसी क्षेत्र से कुछ दूर रूपकुंड लेक है, जिसे स्केलेटन लेक कहा जाता है। पहले माना जाता था कि यहां मृत्यु का कारण कोई एक भयानक बर्फीला तूफान रहा होगा, लेकिन जब डीएनए टेस्ट हुआ तो विज्ञान भी और ज्यादा उलझ गया। वहां सिर्फ लोकल लोग ही नहीं, कुछ डीएनए साउथ एशियन थे तो कुछ भूमध्य सागर क्षेत्र के थे, और इन सब की मृत्यु एक साथ नहीं, इनके मरने के समय में सैकड़ों सालों का अंतर था। मतलब अलग अलग समय में विश्व के अलग अलग कोने से लोग इस दुर्गम ऊंचाई पर किसी खास तत्व की खोज में आते रहे हैं। आर्यन का दिमाग अब और ज्यादा उलझ रहा था। उसका स्कैनर चट्टानों में कोई भौतिक पत्थर नहीं, बल्कि एक अजीब सी एनर्जी सिग्नेचर पकड़ रहा था जो क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसा बर्ताव कर रही थी। अगर गूगे शहर के लोग सुरंग के रास्ते किसी ऐसी ऊर्जा की तरफ गए थे तो उन सुरंगों को अंदर से तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या वे किसी से भाग रहे थे या किसी ऐसी शक्ति ने उन्हें खोज लिया था जिसकी लालसा ठीक उसी समय विश्व की सबसे एडवांस सेना करने वाली थी? ठीक यही ऊर्जा का सिग्नेचर आर्यन के हाईटेक स्कैनर की स्क्रीन पर ब्लू कलर से दिखाई दे रहा था। जो व्यक्ति विश्व को केवल 0 और 1 के बाइनरी कोड में देखता था, उसके लिए यह डेटा किसी मानसिक झटके से कम नहीं था। चट्टान के पीछे कोई भौतिक पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भंवर था जो भौतिक विज्ञान के हर नियम को तोड़ रहा था। जोया ने आर्यन की स्क्रीन पर देखकर गहरी सांस ली और कहा कि आधुनिक मशीन का इस ऊर्जा से यह पहला सामना नहीं है। वर्ष 1938 में विश्व एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसी समय जर्मनी की नाजी सेना, जो उस काल की सबसे आधुनिक और विनाशकारी मिलिट्री फोर्स हुआ करती थी, अपना एक सीक्रेट मिशन हिमालय की ओर भेजती है। हिटलर और उसके खास अधिकारी हाइनरिच हिमलर को प्राचीन शक्तियों में गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि हिमालय में कुछ ऐसी जो लॉस्ट पावर सेंटर है जिनकी ऊर्जा को अगर हम नियंत्रण में ले लें तो उनकी सेना को अजय बनाया जा सकता है।
कुछ लोग आज भी इन बातों को केवल एक कल्पना मानकर हंसकर टाल देते हैं। ये मानना तो पूर्णतः वैसी बात हो जाएगी कि हिटलर अपनी पूरी सेना, धन और संसाधन केवल हिमालय की बर्फीली जड़ी बूटियां खोजने में व्यर्थ कर रहा था। नाजी तिब्बती एक्सपेडिशन का दिखावटी उद्देश्य भूगोल और संस्कृति का अध्ययन था, लेकिन उनका असली टारगेट वो फ्रीक्वेंसी थी जिसे आज आर्यन का स्कैनर पकड़ रहा था। नाजी दस्तावेजों में आखिर ऐसा क्या था जिसे पूरे विश्व से छिपाना आवश्यक समझा गया? और मैं अभी उस असली पॉइंट पर आता हूं, पर अगर आपको ये डीप लॉजिक पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या कोई ऐसी एडवांस सभ्यता इसमें छिपकर रह सकती है जो कि हमको कभी दिखाई ना दे, हमको कभी भी पता ना चले। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस तरह के संभल के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अमेरिका और यूरोप की अलाइड फोर्स ने नाजी रिकॉर्ड पर अधिकार किया तो तिब्बती मिशन के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जो रिपोर्ट पब्लिक की गई वो आधी अधूरी थी, ना कोई स्पष्ट निष्कर्ष था और ना ही कोई जानकारी थी। जैसे किसी ने जानबूझकर प्राचीन काल के उस पन्नों को फाड़कर अलग कर दिया हो। आर्यन समझ रहा था कि अगर नाजी सेना केवल मिथक खोज कर रही थी तो युद्ध के बाद उनके पेपर को क्लासिफाइड करने की क्या आवश्यकता पड़ी। यही वो प्रश्न था जिसने आर्यन को अपना हाई रेजोल्यूशन कैमरा उठाने पर विवश कर दिया। उसने उस बर्फीली चोटी की एक तस्वीर खींची जहां ऊर्जा का सिग्नेचर सबसे अधिक था। नॉर्मल स्क्रीन पर वह केवल एक साधारण बर्फ का पहाड़ दिख रहा था, लेकिन जब आर्यन ने उसे अपने सॉफ्टवेयर में डालकर उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस शुरू किया तो परिणाम आश्चर्यजनक थे। तस्वीर की लेयर्स हटते ही वहां बर्फ की जगह कुछ विशाल आकृतियां और रुद्र चक्रीन की सेना जैसी झलकें दिखाई देने लगी। वहां पर एक ऐसा मल्टी ग्रिड दिखाई दे रहा था जो किसी एडवांस मल्टी डायमेंशनल सर्वर की तरह प्रतीत हो रहा था। आर्यन जिसे अब तक केवल एक मनगढ़ंत कहानी मान रहा था वह उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर डिकोड हो रहा था। लेकिन आर्यन पहला व्यक्ति नहीं था जिसने इस डायमेंशन की झलक देखी थी। साल 1920 के दशक में रूसी चित्रकार निकोलस रोररिच हिमालय की एक लंबी यात्रा पर निकले थे। उन्होंने 25,000 किलोमीटर का दुर्गम मार्ग पार किया, लेकिन साल 1927 में उनकी डायरी में एक असामान्य घटना दर्ज हो गई। उन्होंने आकाश में एक चमकीला अंडाकार वस्तु को देखा था जो कि बहुत तेज गति से उड़ रहा था। उस काल में कोई भी सैटेलाइट या फिर आधुनिक विमान नहीं होते थे। जोया ने आर्यन को बताया कि प्राचीन ग्रंथों में इसे काल चक्र तंत्र कहा जाता है। यह वह बिंदु है जहां समय की हमारी सामान्य समझ पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। हम समय को एक सीधी रेखा में देखते हैं जो भूतकाल से भविष्य की ओर आगे जाती है, लेकिन काल चक्र में समय एक लूप में है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होता है। क्या सच में ऐसा था कि प्राचीन काल के लोग समय और चेतना के इस विज्ञान को हमारी आज की मॉडर्न तकनीक के बराबर और उससे भी बेहतर तरीके से समझ चुके थे, या फिर हमें अपने ही ज्ञान को लेकर एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला गया है? आधुनिक विज्ञान जिस क्वांटम थ्योरी और मल्टीवर्स को आज खोज रहा है, काल चक्र का दर्शन उसे सदियों पहले ही एक कोड के रूप में लिख चुका है। जोया अब आर्यन की स्क्रीन पर उभरते हुए उन गणितीय पैटर्न को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। दोनों एक बहुत बड़े विरोधाभास के सामने खड़े थे। जोया की आंखों में आर्यन के लैपटॉप पर उभरते हुए उस प्रकाश के बिंदु पर टिक गई। उसने आर्यन को बताया कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि उस प्राचीन ऊर्जा का केंद्र है जिसे ग्रंथों में चिंतामणि कहा गया है। तिब्बती परंपरा और हिंदू धर्म दोनों में एक ऐसे दिव्य ऊर्जा स्रोत का वर्णन मिलता है जो ब्रह्मांड से आया था। प्राचीन रहस्यवादियों ने भी एक ऐसे ही शक्तिशाली तत्व की बात की है। अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थी, वे सभी पूर्णतः एक ही स्रोत का वर्णन कैसे कर सकती हैं? आर्यन का वैज्ञानिक दिमाग अब इसे चमत्कार नहीं बल्कि एक हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा का ट्रांसमीटर मानने लगा था। कहानियों में बताया जाता है कि संभाला के लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। आमतौर पर इसे केवल एक अतिशयोक्ति मान लिया जाता है, लेकिन आर्यन के डेटा ने यह सिद्ध कर दिया था कि संभाला की वो ऊर्जा वहां के निवासियों के बायोलॉजिकल कोड को बदल देती है। यह बायोलॉजिकल एंटी एजिंग की एक अत्यधिक एडवांस प्रक्रिया है। हिमालय में आज भी योग और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाया जाता है। संभाला की सभ्यता शरीर और मन को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर अलाइन कर देती है, जिससे उम्र बढ़ने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। हिंदू ग्रंथों में एक बहुत ही स्पष्ट
भविष्यवाणी है कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि संभाला में जन्म लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ किसी काल्पनिक लोक का नहीं बल्कि एक निश्चित स्थान का नाम लिया गया है। कल्कि अवतार का सीधा संबंध इसी ऊर्जा ग्रिड और स्थान से जुड़ा हुआ है। ये कोई सामान्य कथा नहीं है बल्कि भविष्य का एक बहुत ही बड़ा ब्लूप्रिंट है जिसे एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। आर्यन के हाथ अब कांप रहे थे। उसने उस फोटो में छिपे गणितीय पैटर्न को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। यही वो पल था जब लद्दाख की उस जमा देने वाली ठंड में भी आर्यन के माथे पर पसीना आ गया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर जो ग्रिड उभर कर सामने आया वह गूगे साम्राज्य की उन भूमिगत सुरंगों के नक्शे को हूबहू मैच कर रहा था। वे सुरंगें कोई भागने का रास्ता नहीं थी, वे एक फिजिकल अलाइनमेंट चैनल था। गूगे शहर के लोगों ने अपनी चेतना को एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया था और उसी ऊर्जा ग्रिड के जरिए वे एक अलग डायमेंशन में शिफ्ट हो गए थे। यही कारण था कि उनका शहर एकदम खाली मिला, लेकिन वहां किसी संघर्ष, किसी लड़ाई का कोई भी निशान नहीं था। वो लोग नष्ट नहीं हुए थे, वो बस मल्टी डायमेंशनल सर्वर का हिस्सा बन गए थे जिसे हम संभाला कहते हैं। जोया ने आर्यन की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा कि नाजी सेना भी हिमालय में ठीक यही शक्ति को खोज रही थी। हिटलर के वैज्ञानिक इस ऊर्जा को रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक अजय हथियार बनाना चाहते थे, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रहे क्योंकि संभाला का द्वार किसी मशीन से नहीं टूटता है। यह द्वार पत्थरों या फिर बर्फ के पीछे नहीं बल्कि दिमागी चेतना के उच्चतम स्तर पर खुलता है। निकोलस रोयविच ने भी अपनी यात्रा में ठीक यही अनुभव किया था। उन्होंने आसमान में जो चमकीली वस्तु देखी वह उस डायमेंशन की एक भौतिक झलक थी जो काल चक्र के क्वांटम टाइम लूप से काम करती है। काल चक्र यंत्र केवल एक प्राचीन दर्शन नहीं है, यह असल में इस मल्टी डायमेंशनल सर्वर को एक्सेस करने का एक यूजर मैनुअल है। आर्यन जो अब तक सब कुछ केवल डेटा के साथ में नापता था, वह अब पूरी तरह से निशब्द हो गया था। उसे समझ आ गया था कि विज्ञान और आध्यात्म दो विरोधी रास्ते नहीं है। संभाला एक ऐसा केंद्र है जहां पहुंचने के लिए आपको शरीर से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से यात्रा करनी पड़ती है। सैटेलाइट मैपिंग की विफलता विज्ञान के लिए आज भी एक ऐसा ब्लैक होल है जिसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी नहीं भेद पाए हैं। हम जीपीएस और लेजर स्कैनिंग के युग में हैं, फिर भी हिमालय में ऐसे दर्जनों घाटियां हैं जो रडार पर आती तो हैं पर फिर भी अचानक उनका डेटा गायब हो जाता है। दिशा का अचानक भ्रम होना, मैग्नेटिक फील्ड में भारी बदलाव आना और रास्तों का लूप होना केवल खराब मौसम का प्रभाव नहीं हो सकता है। आर्यन का वैज्ञानिक अहंकार अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उसने उस डिकोड की गई तस्वीर को नष्ट करने के बजाय उसे एक चाबी की तरह उस ऊर्जा ग्रिड के साथ में सिंक किया। जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच हुई, आर्यन के उपकरणों की स्कैनिंग ब्लैक हो गई। आर्यन जिसे अब तक केवल एक रिसर्च मान रहा था, वो ऊर्जा का प्रयोग करके खुद उसी डायमेंशन का हिस्सा बन गया। जोया के सामने अब आर्यन नहीं था बल्कि विज्ञान और प्राचीन सत्य का एक अंतिम उत्तर था जिसे संभाला कहा जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, प्रकृति और ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट हमेशा रह जाते हैं जिनका उत्तर किसी भी डिजिटल सर्वर या फिर लेबोरेटरी में चेक नहीं किया जा सकता है। संभाला केवल एक बर्फ में छिपा कोई प्राचीन शहर नहीं है, ये इंसान की सीमाओं की, उसकी चेतना के चरम स्तर पर और एक संपूर्ण शक्ति वाले विश्व की खोज का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जब भौतिक रास्ते बंद हो जाते हैं तब शून्य का द्वार वहीं से खुल जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक ऑप्शन है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।